Hello student, welcome to Zoology Corner. Dear students, today we are going to discuss about a more interesting topic. I mean vestigial organs and their examples in humans. Dear students, today's topic is going to become a more interesting topic of the day. So let's go ahead. डियर स्टूडेंट्स, वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस वो ऑर्गन्स होते हैं जो इंसान के एंसेस्टर के अंदर मौजूद थे और अपना रोल भी प्ले करते थे, लेकिन आज इंसान के अंदर उनका फिजिकल और अपेरेंट एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक रोल या स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। हम इनकी डिफरेंट एग्जांपल लेंगे और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इंसान के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंसान के अंदर मोस्ट अपेरेंट जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो है अपेंडिक्स। नंबर 2 है कुछ इंसानों के अंदर टेल का बन जाना। नंबर 3 है मेल निपल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा, डेट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि इंसान के अंदर मेल निपल्स क्यों होते हैं। हालांकि ये तो फीमेल ट्रेट है, ये फीमेल करैक्टर है, ये मेल के अंदर कहाँ से आ जाता है, हम इसका आंसर भी आज आपको देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंसान की आंख के कोने के अंदर गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा होता है, ये क्यों होता है? अगर इसका फंक्शन नहीं है तो इसकी प्रेजेंस भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंसान की बॉडी के ऊपर गूज बम्प्स का बन जाना। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंसान के बच्चे की पैदाइश के वक्त इंसान का बच्चा ग्रेस पर रिफ्लेक्स क्यों शो करता है। हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन को डिफाइन कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ वी डिफाइन द वेस्टिजियल ऑर्गन वी डिफाइन इट एज वेल रूडिमेंट्री ऑर्गन। हम वेस्टिजियल ऑर्गन को रूडिमेंट्री ऑर्गन्स भी कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स that have no apparent function and are considered to be the residual parts from the past ancestors. डियर स्टूडेंट्स, वेस्टिजियल ऑर्गन को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के अंदर मौजूद थे और फंक्शनल थे, लेकिन आज हमारे अंदर उनकी एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन उनका कोई ख़ास कोई अपेरेंट फंक्शन नहीं है। अगर मैं इंसान के अंदर वेस्टिजियलिटी की एग्जांपल्स पेश करूं तो दो तरह से कर सकता हूं। इंसान के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन दो तरह के होते हैं, कुछ एनाटॉमिकल होते हैं, कुछ बिहेवियरल होते हैं। एनाटॉमिकल की एग्जांपल्स में आ जाता है टेल बोन, विजडम टीथ एंड इनसाइड कॉर्नर ऑफ द आई। और बिहेवियरल की एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो उसमें आ जाता है गूज बम्प्स एंड पाल्मर ग्रेस्प रिफ्लेक्स। हम इनको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, सो लेट्स गो अहेड। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स के की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। हम किन फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स की बना पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि डेट ऑर्गन विल बी द वेस्टिजियल ऑर्गन। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे है कि वो ऑर्गन जिसका इंसान की बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता वो वेस्टिजियल होता है। डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे ऑर्गन वेस्टिजियल होते हैं जो हमारे एंसेस्टर में मौजूद थे और फंक्शनल थे, लेकिन आज हमारे अंदर मौजूद हैं लेकिन फंक्शनल लेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे अगर हम इसका फीचर डिस्कस करें तो सारे की सारी स्ट्रक्चर्स जो डेट्रीमेंटल हो चुकी हैं, जो फंक्शनल लेस हो चुकी हैं और हमारी बॉडी के अंदर उनका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, डेट आर विल बी वेस्टिजियल ऑर्गन। एंड नंबर 4 में अगर फीचर देखें तो वेस्टिजियल ऑर्गन का साइज हमेशा छोटा होता है और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर वेस्टिजियलिटी जीन म्यूटेशन की वजह से काज होती है। जीन म्यूटेशन से क्या होता है, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के अंदर चेंजेस आ जाती हैं और कोई भी ऑर्गन जो है वो फंक्शनल लेस हो जाता है, मीन्स टू से कि वो वेस्टिजियलिटी की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेस्टिजियलिटी इंसान के अंदर दो तरह की होती है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे है एनाटॉमिकल वेस्टिजियलिटी और नंबर 2 पे आ जाता है बिहेवियरल वेस्टिजियलिटी। डियर स्टूडेंट्स, हम इनको डिफरेंट एग्जांपल से डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो लेट्स गो अहेड। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एनाटॉमिकल वेस्टिजियल ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइनस है, नंबर 2 अपेंडिक्स है, नंबर 3 कॉकेक्स है जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या इंसान के अंदर भी टेल हो सकती है, हम इसका आंसर भी आज आपको करेंगे। नंबर 4 विजडम टीथ, नंबर 5 इंसान की आंख के कॉर्नर में मौजूद गोश्त का लुथरा जिसे हम थर्ड आईलिड का नाम भी देंगे, और नंबर 5 पे आ जाता है हमारे पास मेल निपल्स।
ओके, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे हमारे पास है साइनसेस। द फेस ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ पॉकेट्स ऑफ एयर कॉल्ड साइनसेस। डियर स्टूडेंट्स, इंसान के फेस को अगर देखें तो इंसान के फेस के अंदर हवा की पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, उनको साइनसेस कहते हैं। अगर उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो इंसान के अंदर एक डिजीज़ काज होती है जिसको हम साइनोसिटिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साइनसेस के बारे में रिसर्चर्स का ये ख्याल था कि साइनसेस आर इन्वॉल्व इन द वॉइस रेजोनेंस एंड फिल्टर एंड ऐड मॉइस्चर टू एनी एयर। वो हवा जो हमारे सांस के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर मूव करती है उसको मॉइस्चराइज करने में और फिल्टर करने में इसका रोल होता था, और आवाज़ के उतार चढ़ाव में भी इसका रोल होता था। Dear students, the word sinus is most commonly understood to be the paranasal sinuses that are located near the nose and to connect the nasal cavity. There are 4 paranasal sinuses that are maxillary, ethmoid, sphenoid and frontal sinuses. Okay, dear students, next हमारे पास नंबर 2 पे एग्जाम्पल ऑफ एनाटॉमिकल वेस्टिजियल ऑर्गन आ जाती है अपेंडिक्स। It is one of the most commonly known vestigial organ. This finger-like tube closed at one end arises from the vermiform process. This finger-like tube connected to the cecum. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपेंडिक्स के फंक्शन की बात करें कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर इसके क्या रोल था, देन इन प्राइम एंसेस्टर्स द अपेंडिक्स इज बिलीव्ड टू हैव ब्रॉट अबाउट द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. Today, scientists predict that the appendix may play a role in digestion by bacteria. In modern humans, the appendix is sometimes believed to be a vestige of a redundant organ that in ancestral species had digestive function, such as it still does in extant species in which intestinal flora hydrolyze cellulose and similar indigestible plant materials. And if we talk about the occurrence of the appendix in the human, then it sits in the lower right abdomen and it is storehouse of good bacteria which helps in digestion of food. In our ancestor, it is believed to assist in the digestion of cellulose. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास 2 तरह की टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। एक है अपेंडिसाइटिस और दूसरी है अपेंडेक्टमी। अपेंडिसाइटिस क्या है? If anything blocks the opening of the appendix, then it can lead to the disease. डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी खुराक खाते हैं उसकी वजह से आपकी अपेंडिक्स जो है वो ट्यूब बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो क्या होगा? उससे एक डिजीज़ काज हो जाएगी जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अगर अपेंडेक्टमी की बात करें तो इट इज़ एडवाइज्ड टू रिमूव द अपेंडिक्स बाय अ सर्जरी कॉल्ड एन अपेंडेक्टमी। कोई खुराक खाने से अगर अपेंडिक्स ब्लॉक हो जाए तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि उसे सर्जिकली रिमूव किया जाए। इस प्रोसीजर को अपेंडेक्टमी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कि अपेंडिक्स हर्बीवोर्स के अंदर भी पाई जाती है, कार्निवोर्स के अंदर भी मौजूद होती है और इंसान के अंदर भी पाई जाती है। इन हर्बीवोर्स सच एज रैबिट्स हैव अपेंडिक्स दैट आर मच लार्जर। चूँकि हर्बीवोर्स सेलुलोज कंटेनिंग डाइट लेते हैं, लिहाजा इनके अंदर अपेंडिक्स फंक्शनल है। अगर हम कार्निवोर्स की बात करें सच एज लायंस की, दे हैव एन अपेंडिक्स बट इट इज़ नॉट ऑफ एनी फंक्शन। इसका कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स सेलुलोज कंटेनिंग डाइट लेते नहीं हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इन मॉडर्न ह्यूमंस द अपेंडिक्स इज समटाइम बिलीव्ड टू बी वेस्टेज। इंसान के अंदर अगर बात करें तो इंसान के बाप दादा के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं था। इंसान के बाप दादा के अंदर अपेंडिक्स फंक्शनल था। क्यों? क्योंकि इंसान के बाप दादा रफ फूड खाते थे, वो सेलुलोज कंटेनिंग डाइट लेते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का होना और फंक्शनल होना ज़रूरी था। लेकिन आज इंसान की डाइट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गई है, लिहाजा अपेंडिक्स का फंक्शन आज मौजूद नहीं है। दैट इज़ द रीज़न इट बिकम्स वेस्टेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे है कॉकिक्स। दिस इज द रेजिड्यू ऑफ द लॉस्ट टेल। इट इज़ ऑफन टर्म्ड एज द टेल बोन। It forms the last part of the vertebral column. It is observed during human embryogenesis. और अगर हम कॉकेक्स के फंक्शन के बारे में बात करें तो इट्स ओरिजिनल फंक्शन इज असिस्टिंग बैलेंस एंड मोबिलिटी, बट दीज आर लॉस्ट।
अगर ह्यूमन एंसेस्टर्स के हवाले से देखें तो कॉकस का फंक्शन ये था कि ये मोबिलिटी में रोल प्ले करती थी और चलने के दौरान बैलेंस में असिस्ट करती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका ये रोल भी लॉस्ट हो गया. नाउ इट एक्ट एज अटैचमेंट साइट फॉर टेंडन्स, ligaments and muscles of pelvic floor. Dear students, coccyx formed as the centerpiece of the theory of recapitulation. What is theory of recapitulation? This theory postulated by Ernst Haeckel in 1866. If we define the recapitulation theory, we will define as well ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny, what is ontogeny? Ontogeny is the study of all the life cycle of an individual. And phylogeny, the evolutionary study of an organism, is called phylogeny. The theory of recapitulation is during the developmental stage of an organism. That is from fertilization, gestation to hatching, the stage of development resemble the evolutionary ancestors. वो सारे की सारी स्टेजेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एम्ब्रियो स्टेज के अंदर होती हैं, सारी की सारी स्टेजेस उसके एंसेस्टर्स के एम्ब्रियोज में भी मौजूद थी. That is the theory of recapitulation. Okay. This stage is most prominent in human embryos in 31 to 35 days old. It is present for a period of 4 weeks. हम 4 हफ्तों तक इसको देख सकते हैं कि ये इंसान के एम्ब्रियो के अंदर एग्जिस्ट करती है. In the next couple week of the development, however, the tail disappears and over time the vertebrae fuse to form the coccyx or tailbone in the adult. शुरू में 4 हफ्तों तक ये हमें बाकायदा नज़र आती है, लेकिन 5वें और 6ठे हफ्ते के दौरान ये डिसअपीयर हो जाती है और जिस वर्टिब्रा के साथ ये जुड़ी हुई होती है वो वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होकर कॉक्सिक्स या टेल बोन बना देते हैं. और यही वजह है कि ह्यूमन एडल्ट्स के अंदर हमें फिजिकली टेल नज़र नहीं आती. Dear students, 23 cases of human babies born with such a structure have been reported in the medical literature since 1884. The only abnormality was that of a tail approximately 12 centimeters long. These tails were able to be surgically removed and the individuals have resumed normal lives. Okay. Fourth हमारे पास एग्जाम्पल है anatomical vestigial organs की, वो है wisdom teeth that form the third set of molars in our buccal cavity. It is common postulation about wisdom teeth. Dear students, if we talk about common postulation about wisdom teeth, then the common postulation is that the skull of the human ancestor had larger jaws with more teeth, which were possibly used to help chew down foliage to compensate for a lack of ability to efficiently digest the cellulose that makes up a plant cell wall. As human diet changed, smaller jaws were naturally selected, yet the third molar or wisdom teeth still commonly develop in human mouth. In modern human population, wisdom teeth have become useless and often present harmful complications to the extent that surgical procedures are frequently performed to remove them. अगर हम इसकी रीजंस को डिस्कस करें कि विजडम टीथ कैसे रिमूव हो गए और कैसे फंक्शनलेस हो गए, तो 2 तरह की रीजंस हमारे सामने आती हैं. नंबर 1, लिटिल स्पेस फॉर विजडम टीथ टू ग्रो, एंड नंबर 2, एंसेस्टर्स लॉस्ट देम नॉर्मली. What it means? Reason number 1. The reason why wisdom teeth have no use anymore is that human jaws have become smaller as they evolved, leaving little space for wisdom teeth to grow in comfortably. Another reason behind their existence is the fact that our ancestors lost their teeth rather fast as they age. So wisdom teeth could potentially reduce their rows and allows them to eat normally for longer. Next हमारे पास है functions before vestigiality. Vestigial होने से पहले विजडम टीथ के कौन से रोल से और कौन से फंक्शंस थे. नंबर 1, विजडम टीथ आर कंसीडर्ड अ वेस्टिजियल ऑर्गन नो लॉन्गर यूजफुल because our diet has evolved. Early humans ate a mostly raw diet of the foraged plants and hunted animals. Therefore, their wisdom teeth are functional. Today's humans ate a balanced diet.
सो विजडम टीथ बिकम नॉन फंक्शनल। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ एनाटॉमिकल वेस्टिजियल ऑर्गन है थर्ड आईलिड, प्लिका सेमिलुनारिस। The plica semilunaris is a small fold of tissue on the inside corner of the eye. It is vestigial remnant of the nictitating membrane. Although certain animals like dog, reptile and fish need them, humans don't need this third eyelid. ओके डियर स्टूडेंट्स, प्राइमेट की सिर्फ एक स्पीशीज़ है जिसका नाम कैलाबर एंगवेंटिबो है, जिसके अंदर आज भी प्लिका सेमिलुनारिस फंक्शनल है। दिस इज द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट इज द third eyelid found in a few animal, but in human it is replaced by the plica semilunaris. Okay, and if we talk about function of plica semilunaris before vestigiality, then these membranes keep human eyes moist and offer protection, enabling them to maintain visibility while their eyes are still open. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ एग्जाम्पल ऑफ एनाटॉमिकल वेस्टिजियल ऑर्गन है मेल निपल्स। आपके माइंड में भी अक्सर ये सवाल पैदा होगा कि ये तो फीमेल करैक्टर है, ये मेल के अंदर कहाँ से आया। डियर स्टूडेंट्स, ये हाइपोथेसिस था कि इंसान वुमेन से डिसेंडेड हुआ है, यानी इंसान औरत से बना है। यही वजह है कि इसके अंदर आज मेल निपल्स हैं जो कि एक फीमेल करैक्टर थे। बट डियर स्टूडेंट्स, बाद में इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला दिस हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्कशन ओवर द ईयर्स and has sparked all kinds of weird arguments, even stating that men has descended from women. This is obviously not true. But if you want to know the real reason behind male nipples, one has to go pretty far back all the way to your time as a fetus. Both men and women have nipples because in the early stages of fetal development, an unborn child is effectively sexless, does not have any gender yet. Thus, nipples are present on both male and females. During the later stages of fetal development, it is testosterone, a hormone that decides the gender of the fetus, either male or female. It should be noted that certain males have been found to lactate, and there have been numerous cases of breast cancer in males. एंड डियर स्टूडेंट, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बिहेवियरल वेस्टिजियल ऑर्गन। इंसान के अंदर बिहेवियरल वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हैं? इनमें हम गूज बम्प्स की एग्जांपल लेंगे, पाल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्स को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड पाल्मेरिस लोंगस मसल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1 पे हमारे पास है गूज बम्प्स। द फॉर्मेशन ऑफ गूज बम्प्स इन ह्यूमन अंडर स्ट्रेस इज ए वेस्टिजियल रिफ्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये ख्याल किया जाता था कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर जब स्ट्रेस की कंडीशन होती थी तो क्या होता था कि उनकी बॉडी के ऊपर गूज बम्प्स क्रिएट हो जाते थे। Dear students, formation of goose bumps in human under stress is a vestigial reflex. A possible function in distant evolutionary ancestors of humanity was to raise the body's hair, making the ancestor appear larger and scaring off predator. Raising the hair is also need to trap an extra layer of air, keeping an animal warm. Due to the diminished amount of hair in humans, the reflex formation of the goose bumps when cold is also vestigial. Dear students, not only goose bumps are formed in ancestral human beings, but goose bumps are not just to alert you of cold, but also erector pili. What is the role of erector pili? Dear students, goose bumps are not just to alert you of cold, and in many creatures, fear and confrontation cause muscle fiber called erector pili to activate, forcing hairs to stand up as shown in the figure and make the animal appear larger and more threatening. That would have been useful to your distant ancestors, those hairy beasts. Okay, next हमारे पास है पाल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्स। Dear students, Palmar grasp reflex is thought to be a vestigial behavior in human infants. This grasp is found to be rather strong. Dear students, according to our research, some infants, 37% according to the research of 1932 study, they stated that
Some infants are able to support their own weight from a rod. Dear students, 1932 में ये रिसर्च की गई कि इंसान के बच्चे के अंदर पाल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्स इतना स्ट्रांग होता है कि अगर हम उसको एक रॉड के साथ लटका दें तो वो रॉड के साथ अपने सारे के सारे वेट को स्टेबलाइज कर सकता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पाल्मेरिस लॉन्गेस्ट मसल. डियर स्टूडेंट्स, अबाउट 16% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन डजंट हैव दिस मसल. 16% इंसान की आबादी के पास ये मसल्स नहीं पाया जाता. साइंटिस्ट का ख्याल था कि इंसान के अंदर ये मसल इसलिए पाया जाता है ताकि इंसान की ग्रिप अच्छी हो, इंसान चीज़ों को आसानी से पकड़ ले और मजबूती से पकड़ ले. That is the palmaris longus muscle that became vestigial in human beings. Dear students, that is the platform from where I choose the data and present in front of you. Thank you so much.